हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम द हिंदू, दैनिक जागरण, पीआईबी और भी अदर जो न्यूज़पेपर्स होते हैं जिनमें जो भी करंट अपडेट होता है तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो यदि हम बात करें यहाँ पे कल के अभ्यास प्रश्न की, तो हमारा कल का अभ्यास प्रश्न था हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में अपने पद से त्यागपत्र दिया है। तो इसमें पहला ऑप्शन था सुजीत कुमार, दूसरे में था धनराज पिल्ले, तीसरे में था हमारा परगट सिंह और हमारा चौथा था मुश्ताक अहमद। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मुश्ताक अहमद। आप में से सत्या जी ने और बीकॉम आईएएस ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया था। यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे एक क्वेश्चन था कि भूटान से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं जो अपने भारत के हैं और भूटान भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है। ठीक है। तो वहाँ पे बात करें तो भूटान 699 किलोमीटर तक की सीमा साझा करता है भारत के साथ। और इससे बात करें हम यदि, तो सटे हुए जो भी हमारे राज्य हैं भूटान से, तो पहला तो है सिक्किम, दूसरा है हमारा पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम और चौथा है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो ये जो हमारे चारों राज्य हैं वो क्या है, भूटान से सीमा साझा करते हैं। यानी कि आपको पता है यहाँ से ऐसे जो है ये अपना उत्तर पूर्व का भारत जो है यहाँ पे भूटान है। ठीक है। तो ये सिक्किम हो गया और यहाँ से पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा पार्ट जो है पश्चिम बंगाल का भी साझा करता है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे असम जो है उसकी भी सीमा यहाँ से लगती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो एक और क्वेश्चन था कि वारेन हेस्टिंग्स कौन था। तो आपको पता है यदि आप लोग पॉलिटी पढ़े होंगे उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो वहाँ पे देखा होगा आपने कि जो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। ठीक है। तो 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उसके बाद क्या होता है कि उनका जो मतलब अलग अलग प्रांतों के लिए जो भी गवर्नर नियुक्त थे तो उनके पद नाम को बदल दिया जाता है। ठीक है। रहते वही हैं, बस उनके पद नाम को बदल दिया जाता है। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर था तो उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। ठीक है। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो वारेन हेस्टिंग्स था, जो कि 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके तहत बनाया गया था। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री में जो भी ये अंग्रेज अधिकारी आए थे उनमें से इनका 3 बार जो नाम परिवर्तित हुआ था। ठीक है। यानी पद नाम परिवर्तित हुआ था। एक बार क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था और उसके बाद दूसरा इसमें हुआ था कि जो है भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, उसी को ही भारत का फिर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, उसी पद का नाम बदल के। यानी ना बंगाल बस का नहीं, पूरे भारत का वो प्रतिनिधित्व करेगा। और उसके भी अलग अध्यक्ष जो पहले बनाए गए थे। और उसके बाद हम बात करें फिर एक 1858 के एक्ट में बनाया जाता है, जब ब्रिटिश का शासन आता है तो वहाँ पे फिर बनाया जाता है वायसराय। ठीक है। इसी के पद नाम को बदल के वायसराय कर दिया जाता है। तो ये जो भी आप लोग वो पॉलिटी की वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो उनको ज़रूर पता होगा, क्योंकि अच्छे तरीके से मैंने समझाया भी है और यदि आपने कहीं पढ़ा भी होगा तो आपको पता होगा। ठीक है। अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन के जो भी हमारी व्याख्या है, थोड़ा सा इसकी बात करें यदि हम, तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। खेल मंत्रालय ने उनके चुनाव को राष्ट्रीय खेल संहिता के कार्यकाल संबंधी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करार देते हुए उनसे पद छोड़ने के लिए कहा था। ठीक है। यानी कि जो भी खेल मंत्रालय था उन्होंने क्या कहा था कि राष्ट्रीय खेल संहिता के कार्यकाल संबंधी दिशा निर्देशों का इन्होंने उल्लंघन किया है, इसलिए उनको इस्तीफा देने की बात कही गई थी। ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। चाबहार रेल परियोजना हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है। इस परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला है हमारा कि ईरान ने भारत को इस परियोजना से अलग करने की घोषणा की है। दूसरा था हमारा कि इस परियोजना में ईरान, भारत और चीन के बीच करार हुआ था। और तीसरी बात की गई है, तीसरी स्टेटमेंट, कि इसमें चाबहार बंदरगाह के से जाहेदान के लिए रेलवे लाइन को पूरा किया जाना था। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें, यदि हमसे पूछा क्या जा रहा है उपर्युक्त कथनों में से
कौन सा या से कथन सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें तो पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है हमारा 1 और 3 और चौथा है 1, 2 और 3। ठीक है, तो यदि हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट बिल्कुल राइट व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझो सबसे पहले कि 1 और 3 राइट व्याख्या क्यों कर रहा है। तो पूछा क्या गया है कि चाबहार रेल परियोजना हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा। ठीक है, जो भी चाबहार ईरान और भारत के मध्य इसकी 2016 में हुई थी। ठीक है, जो भी संधि वार्ता हुई थी, लेकिन हाल फिलहाल में क्या किया है, ईरान ने ये घोषणा कर दिया है कि हम भारत को अपने इस परियोजना से बाहर कर रहे हैं। तो बात करें पहले में है कि ईरान ने भारत को इस परियोजना से अलग करने की घोषणा की है, तो ये बिल्कुल राइट है। दूसरे में बात की गई है कि इस परियोजना में ईरान, भारत और चीन के बीच करार हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिपक्षीय समझौता हुआ था जिसमें से कि चीन नहीं था, अफगानिस्तान था। ठीक है, तो यहाँ पे अब इतनी छोटी सी बात फिर से आ गई, क्योंकि यूपीएससी का जो पैटर्न होता है वो कुछ ऐसे ही घुमा के पूछता है। ठीक है, और हम हर एक वीडियो में आपको बताते हैं ताकि आप कभी भी गलती मत करो। अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि इस परियोजना में ईरान, भारत, यहाँ तक तो सही है, यहाँ चीन है। ठीक है, हमारा क्या होगा, अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान के बीच करार हुआ था, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें चाबहार बंदरगाह से जाहेदान के लिए रेलवे लाइन को पूरा किया जाना था। ठीक है, तो ये भी तीसरा स्टेटमेंट जो है वो राइट है, यानी हमारा पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि इसके व्याख्या की हम बात करते हैं तो इस परियोजना से भारत के अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों तक एक वैकल्पिक मार्ग मुहैया कराना जाना था। इसके लिए ईरान, भारत और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय करार हुआ था। ठीक है, तो क्या होगा, ईरान, भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। तो पहला है 11 जुलाई को, दूसरा है 12 जुलाई को, तीसरा है 15 जुलाई को और हमारा चौथा है 16 जुलाई को। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जुलाई को। इसके बाद इसकी हम व्याख्या की यदि बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। युवाओं को अधिक से अधिक कौशल विकास के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी दिवस हमारे मनाए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ये कुछ ऐसे ही नहीं मना लिए जाते हैं याद करने के लिए, इनका कुछ उद्देश्य होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि जैसे विश्व युवा दिवस ही ये कौशल युवा दिवस मनाया जा रहा है, इसका भी मेन एक टारगेट होता है कि ये हम क्यों मनाएं और इससे को मनाने से क्या होगा। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि इनको कि युवाओं को अधिक से अधिक कौशल विकास के प्रति जागरूक करने की उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है, कि जितने भी हमारे युवा हैं उनको अधिक से अधिक कौशल के प्रति जागरूक किया जाए कि कैसे कैसे आप डेवलप कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा गया है, सरकार ने देश में ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े प्रज्ञता दिशा निर्देशों को जारी किया है। प्रज्ञता में पी से तात्पर्य है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रज्ञता में पूरे प्रज्ञता में पी एक ही आया है, तो इसका क्या होगा, मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो प्लान, प्रैक्टिस, प्रिपरेशन या प्रैक्टिकली, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पी फॉर प्लान। ठीक है, उसके बाद हम इसकी व्याख्या की यदि बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े प्रज्ञता दिशा निर्देशों को जारी किया। इन दिशा निर्देशों के तहत कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन ऑनलाइन पढ़ाई की समय सीमा तय की गई। प्रज्ञता यानी कि इसका फुल फॉर्म दिया गया है यहाँ पे प्रज्ञता का, तो यहाँ पे क्या बात की गई है, प्लान, रिव्यू, ऑरेंज, गाइड, टॉक, असाइन, ट्रैक एंड एप्रिसिएट। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म जो है क्या है, आप इसको चाहो तो नोट कर लेना। प्लान, रिव्यू, हो सकता है कि यहाँ पे पूछ ले कि आर का मतलब क्या होता है प्रज्ञता में या ए का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, ट्रैक, यानी कि बात करें तो यहाँ पे ये टास्क या असाइन, ट्रैक एंड एप्रिसिएट। ठीक है, उसके बाद बात करें इसका क्या है, ये संक्षिप्त रूप है। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा गया है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उप मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल से निष्कासित किया है।
तो यहाँ पे पहला है हमारा अनुच्छेद 164(1), अनुच्छेद 164(2), अनुच्छेद 164(3), ठीक है। और चौथा ऑप्शन है कि संविधान में उप मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संविधान में उप मुख्यमंत्री का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। यानी कि अभी आपको पता है कि यहाँ से जो कुछ विधायक क्या हुए हैं, कांग्रेस के जो विधायक थे उनका जो भी अपना बाहर निकल गए हैं या अपनी राजनीतिक पार्टी बदल रहे हैं। तो सचिन पायलट जी जो अभी काफ़ी चर्चित थे, तो यहाँ पे उसी के तहत ये क्वेश्चन बनाया गया है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ठीक है, क्योंकि अभी वहाँ के सीएम अशोक गहलोत जी ही हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उप मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल पद से निष्कासित किया है? तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो उप मुख्यमंत्री का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है, अर्थात यह पद संवैधानिक नहीं है। इस पद पर आसीन व्यक्ति को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं और ना ही वह प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अनुपस्थिति में प्रदेश की अगुवाई कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जब हमारे राष्ट्रपति या किसी कारणवश उनका स्वास्थ्य खराब हो गया या उनकी डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे वहाँ का जो भी कार्यभार होता है, जब तक राष्ट्रपति नियुक्त नहीं किए जाते हैं तो जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो वहाँ का कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एक संवैधानिक पद नहीं है और इसमें इनको कोई अधिकार नहीं होता है कि यदि प्रधानमंत्री जी नहीं है या मुख्यमंत्री जी नहीं है तो वो वहाँ पे कार्यभार संभालेंगे या उनकी जगह पे वो अगुवाई करेंगे, ठीक है। उसे कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता देने के प्रावधान भी नहीं है, यानी कि उसको कोई जो भी अतिरिक्त जैसे सीएम या पीएम को मिलता है, तो जो उप मुख्यमंत्री होता है उसको कोई भी वेतन भत्ता देने का अधिकार नहीं होता। जो अतिरिक्त होता है, ठीक है, वेतन तो मिलता ही है, लेकिन जो अतिरिक्त वेतन जैसे इनको टैक्स वगैरह का सारा पैसा मिलता है तो उसको कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे है कि निम्न में से किस देश ने चीन की दूरसंचार कंपनी हुआवेई से 5G उपकरण लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पहला है जापान, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है दक्षिण कोरिया और हमारा चौथा है वियतनाम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। उसके बाद इसके यदि हम व्याख्या की बात करें तो ब्रिटेन ने अपनी कंपनियों के चीन की दूरसंचार कंपनी हुआवेई से 5G उपकरण लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसी किसी कार्यवाही पर चीन के बदले की धमकी के बावजूद ब्रिटेन ने यह कदम उठाया है। ब्रिटेन के डिजिटल मंत्री ऑलिवर डाउडेन ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद यह घोषणा की थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बात की गई है निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा नियुक्त किए गए हैं। तो आई थिंक हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पे हमारा पहला होगा बीसीसीआई के उप लोकायुक्त, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में जज, तीसरा है एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष यानी कि एडीबी। उसके बाद हम बात करें हमारा चौथा है एक न्यायिक जांच समिति के अध्यक्ष, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बात करें इसकी व्याख्या की यदि हम, तो निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह 31 अगस्त को दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के सेवानिवृत्त अधिकारी लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना है कि यहाँ पे हिंदी में तो ठीक है लिखा है इसका फुल फॉर्म, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या होता है आईएएस का, ठीक है। आप में से कई लोगों का सपना होता है और तैयारी भी करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे हमको इसका फुल फॉर्म क्या है कुछ लोगों को यही नहीं पता होता है। तो आप लोग इसे सर्च करके ज़रूर बताइएगा कि आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि अगला क्वेश्चन है हाल ही में चुने गए भारतीय मूल के सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पे पहला है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, दूसरा है अश्विन अधीन, तीसरा है जगन्नाथ लक्ष्मण और हमारा चौथा है शीतल सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा चंद्रिका प्रसाद संतोखी। उसके बाद इसकी व्याख्या की हम बात करें
तो भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। सूरीनाम की संसद नेशनल असेंबली ने संतोखी को राष्ट्रपति के रूप में सर्वसम्मति से चुना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो पूछा गया है कि भारत में दिग्गज पैरा खिलाड़ी रमेश टीकाराम, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस खेल से संबंधित थे? तो पहला है स्विमिंग से यानी तैराकी से, दूसरा है जेवलिंग थ्रो यानी भाला फेंक से, और तीसरा है बैडमिंटन से या टेबल टेनिस से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन से। उसके बाद इसकी यदि हम व्याख्या की बात करें तो भारत के दिग्गज पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का 16 जुलाई को निधन हो गया। 51 वर्षीय रमेश कोविड-19 से संक्रमित थे। रमेश टीकाराम को 2002 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो भारत और अमेरिका के बीच दूसरी रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक यानी कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप मिनिस्ट्रियल मीटिंग में भारत की ओर से सह अध्यक्षता की थी। तो भारत की ओर होगा यहाँ पे, भारत की ओर से सह अध्यक्षता किसने की थी? पहला है हमारा पीयूष गोयल जी ने, दूसरा है धर्मेंद्र प्रधान, तीसरा है निर्मला सीतारमण और चौथा है एस जयशंकर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी निर्मला सीतारमण हाल ही में अपनी वित्त मंत्री जी हैं और एस जयशंकर जी कौन है? हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पीयूष गोयल जी को, तो आपको पता है कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और रेल मंत्री भी हैं, ये हम कई बार सॉल्व भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है धर्मेंद्र प्रधान जी को कौन सा मंत्रालय या ये कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा धर्मेंद्र प्रधान। इसके बाद हम इसके व्याख्या की बात करें तो तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, अब यहाँ पे आ ही गया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उनके अमेरिकी समकक्ष डैन ब्रोइलेट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण समेत कई अहम मुद्दों पर समझौते हुए हैं। ठीक है, तो हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वो मंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में आयोजित किए गए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो पहला है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया था। दूसरा स्टेटमेंट हमारा कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 75वीं वर्षगांठ मनाई। और तीसरा स्टेटमेंट हमारा है कि इस वर्ष का जो विषय कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद 75वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र का कैसा स्वरूप हो था। ठीक है, यानी कि कैसा स्वरूप हो, ये इसका थीम थी। तो यहाँ पे बात करें, पहला था हमारा केवल एक, दूसरे में था 2 और 3, तीसरे में था 1 और 3 और हमारा चौथा था 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अब यहाँ पे राइट क्यों होगा? क्योंकि अभी आपने जो भी टीवी या मोबाइल वगैरह में जो भी न्यूज़ रेगुलर देखते हो वहाँ पे आपने सुना था कि नरेंद्र मोदी जी रात को शायद किए थे, तो उन्होंने क्या किया था? पूरे वर्ल्ड को संबोधित किया था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और क्या हुआ था कि इस वर्ष की जो थीम रखी गई थी वो क्या थी? कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद। ठीक है, यानी कि 75वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र का कैसा स्वरूप हो, ये इसकी थीम थी। तो यहाँ पे इसका तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो राइट व्याख्या कर रहे हैं, यानी तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी थोड़ी सी व्याख्या की यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन के समापन सत्र को 17 जुलाई को संबोधित किया था। इस वर्ष 17 जून को वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद यह पहला अवसर था जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र को संबोधित किया। उसके बाद बात करें तो इस वर्ष का जो विषय कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद 75वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र का कैसा स्वरूप हो,
था और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और कोविड-19 महामारी के मौजूदा संकट को ध्यान में रखते हुए यह सत्र बहुपक्षवाद की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण ताकतों पर केंद्रित था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसे जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है भारत, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है पाकिस्तान। ये जो आंसर क्वेश्चन है वो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, और आई होप कि आप सभी लोग इसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, और यदि नहीं भी पता है तो आप लोग गूगल से सर्च कर लीजिएगा, लेकिन आंसर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देने की कोशिश किया करिए, तो आपका ही रिवीजन होगा। ठीक है, इससे आपको ही प्रॉफिट होने वाला है, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यदि आप लोग बताते हो तो अच्छा लगता है और आपका रिवीजन हो जाता है, क्योंकि आप जिस लिए पढ़ रहे हो, यदि हमारा वो टारगेट पूरा होता है, हम अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि जब हम रिवीजन करेंगे तभी हमसे जो चीज़ें होती हैं वो बनेंगी। ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद हमसे धीरे धीरे चीज़ें भूलने लगती हैं, इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आप लोग ज़रूर कोशिश किया करिए आंसर देने की, और यदि नहीं बनते, जो भी रेगुलर देख रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है जो बिना पढ़ाया हुआ दिया जाता है। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी लोग आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।